तो आज हम शुरू कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि शेयर्स अलॉट कैसे होते हैं। अब ये चैप्टर में हम देखेंगे कि शेयर्स ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें तो पहले हमें बताया है शेयर्स किसके हमें ट्रांसफ़र करने हैं, हमें कंपनी के शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं। तो हमें इंट्रोडक्शन में बताया गया कि कंपनी क्रिएट कैसे हुई, मतलब कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो दुनिया में बना कैसे। इनिशियली जो सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ एन एंटरप्राइज है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक पर्सन है जो कि किसी बिजनेस को ओन करता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में थोड़े डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म का कॉन्सेप्ट आया। पार्टनरशिप फर्म में थोड़े डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से कंपनी का कॉन्सेप्ट आया। और कंपनी में क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में जो इनिशियल था उसमें क्या डिसएडवांटेज था, पहले तो एक पर्सन है तो एक पर्सन के पास पैसा लिमिटेड रहेगा, उसके पास कैपिटल लिमिटेड रहेगी, तो वो अपना बिजनेस भी इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल। दूसरी चीज़, उसके पास एक्सपर्टीज़ भी लिमिटेड रहेगी। अगर कोई पर्सन सपोज़ वो एक बिज़नेस शुरू कर रहा है जिसमें वो मशीनरी क्रिएट करता है, मशीनरी बना के बेच रहा है, तो उसको हो सकता है इंजीनियरिंग का काफ़ी अच्छा नॉलेज हो लेकिन उसको अकाउंटिंग का नॉलेज नहीं है, तो वापस उसके बिज़नेस में उसको अकाउंटिंग एस्पेक्ट में या फाइनेंशियल एस्पेक्ट में नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ों को कैटर करने के लिए पार्टनरशिप फर्म का इजाद हुआ। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, 2-3 लोग मिल के एक बिज़नेस चलाते हैं। तो तीनों लोग आके अपना थोड़ा थोड़ा कैपिटल देंगे तो कैपिटल आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, इसके वजह से आप बिज़नेस भी ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। दूसरा ये है कि 3 लोग जब अलग अलग हो गए तो उनको अलग अलग फील्ड में एक्सपर्टीज़ भी होगा, नॉलेज भी होगा, तो इसलिए वो बिज़नेस ज़्यादा अच्छी तरह बढ़ा पाएंगे। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि किसी एक पर्सन को अगर कुछ हो गया तो फिर वो जो पार्टनरशिप फर्म है आपको डिज़ोल्व करना पड़ेगा, या फिर उस बंदे का शेयर दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करना, दूसरे किसी पार्टनर को ट्रांसफ़र करना, किसी को नया लेके आना बहुत मुश्किल हुआ करता था। ये पार्टनरशिप फर्म का डिसएडवांटेज है। दूसरी चीज़ एक होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर कुछ भी नुकसान हो जाता है बिजनेस में तो पार्टनर को अपने घर के पैसे भी देने पड़ेंगे। तो ये कैटर करने के लिए कंपनी आया। कंपनी क्या है कि उसकी लाइफ चलती रहेगी, उसके अगर मेंबर्स हैं उनकी डेथ हो भी जाती है तो नए मेंबर्स आएंगे, वो मेंबर्स का शेयर दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएगा और नए मेंबर्स आएंगे, तो जो कंपनी है वो चलती ही रहेगी। दूसरी चीज़ है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब जो भी मेंबर्स है उनको अपने घर के कोई पैसे नहीं देने। उनका शेयर का जो वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है, अगर 10 रुपये है, 20 रुपये है, 100 रुपये है, तो उनकी लायबिलिटी 100 रुपये तक लिमिटेड हो जाती है। अगर बिज़नेस नुकसान भी करती है तो भी उसको 100 रुपये से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है। तो ये सब कॉन्सेप्ट की वजह से कंपनी आया। अब कंपनी का बेसिक क्या है, कंपनी का बेसिक जो बेनिफिट है वो शेयर है। आप शेयर एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसके वजह से उसकी लाइफ अनलिमिटेड हो जाती है या फिर वो ऑन पेपर इमॉर्टल हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि शेयर्स ट्रांसफ़र कैसे होता है। शेयर ट्रांसफ़र के दो तरीके हैं, ट्रांसफ़र भी होता है, ट्रांसमिशन भी होता है। अगर आप वॉलेंटरीली, मतलब अपनी मर्ज़ी से कोई शेयर होल्डर अपने शेयर को बेच रहा है किसी और को या गिफ्ट दे रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो हुआ शेयर ट्रांसफ़र। अगर ये जो ट्रांसफ़र है वो कंपलसरी है, किसी को कंपलसरीली ये करना पड़ रहा है, तो उसको कहते हैं शेयर ट्रांसमिशन। तो ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन में बेसिक ये फ़र्क है, शेयर ट्रांसफ़र वॉलेंटरीली होता है, आपकी मर्ज़ी से होता है, और शेयर ट्रांसमिशन कंपलसरीली होता है, मतलब आपको कंपलसरी करना ही है। वो कोई लॉ के वजह से हो सकता है या फिर किसी के डेथ की वजह से हो गया कि भाई जो शेयर होल्डर है उसकी डेथ हो गई, तो अब ये शेयर कंपलसरी किसी और बंदे को ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक डेड इंसान तो शेयर होल्डर बन के नहीं रह सकता, तो वो कंपलसरीली कहीं किसी उसका जो हायर है, जो वारिस है, उसको दिया जाएगा, तो उसको कहते हैं शेयर ट्रांसमिशन। अब पहले हम देख लेते हैं शेयर ट्रांसफ़र। सो शेयर ट्रांसफ़र का हमारा डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ शेयर होल्डर इन एंटिसिपेशन ऑफ अप्रूवल बाय कंपनी। ऐसे क्यों लिखा है इन एंटिसिपेशन ऑफ अप्रूवल बाय कंपनी, बिकॉज शेयर के ट्रांसफ़र में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी के ट्रांसफ़र में हमने देखा था कि प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि आप अपने शेयर्स दूसरे इंसान को नहीं बेचोगे। इसके अलावा चैप्टर 1 में भी हमने देखा था कि अगर आपके शेयर्स पे
कंपनी ने कॉल किया है, मतलब उन्होंने कहा है कि 3 रुपये देने हैं और आपने कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, तो कंपनी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि जब तक आपके पास अनपेड कॉल्स है, यानी कि आपने शेयर कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, तब तक आप अपने शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो ऐसे शेयर ट्रांसफ़र पे थोड़े बहुत स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हम शेयर होल्डर जब ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये एंटिसिपेट कर रहा है, मतलब ये होप कर रहा है कि मेरे शेयर्स को ट्रांसफ़र का अप्रूवल कंपनी के पास से मिल जाएगा। सो व्हेन अ शेयर होल्डर इन एंटिसिपेशन ऑफ अप्रूवल बाय कंपनी वॉलेंटरीली, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, वॉलेंटरीली वेव्स हिज टाइटल ऑफ शेयर्स इन फेवर ऑफ अदर पर्सन, वो अपना शेयर का टाइटल यानी कि ओनरशिप किसी और पर्सन को दे रहा है। And when there is a transfer of title of shares, it is called transfer of shares. मतलब मैं दे रहा हूँ और वो दूसरे बंदे को रिसीव भी हो गया, मेरा नाम हट गया मेंबर्स लिस्ट में से और सामने वाले नाम पर्सन का नाम ऐड हो गया, तब जाके वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स होता है। नाउ शेयर ट्रांसफ़र इम्पॉर्टेंट क्यों है? हमने देखा कि कंपनी को बनाए रखने के लिए शेयर ट्रांसफ़र अगर होना ज़रूरी है। शेयर ट्रांसफ़र होगा तभी कंपनी इमॉर्टल बनी रहेगी। लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये 3 लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट है, शेयर होल्डर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और ये गवर्नमेंट के लिए और पूरी कंट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कैसे? पहली चीज़ तो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है। आप जब भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को शेयर ट्रांसफ़र करता है, सपोज़ मैंने कोई शेयर ख़रीदा है 200 रुपये में, अभी वो कंपनी जब प्रॉफिट कम कमा रही थी तब मैंने 200 में ख़रीदा था, अभी उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया है तो शेयर का वैल्यू 400 हो गया, 200 से 400 में मैं किसी और बंदे को बेच रही हूँ, तो मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ये 200 रुपये के प्रॉफिट में मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूँगी। इसके अलावा जब मैं ये ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, जब मैंने 200 रुपये का ट्रांजैक्शन किया, शेयर परचेज़ किया, तब भी मुझे स्टैम्प ड्यूटी पे करना है। अभी जब मैं 400 रुपये में ये शेयर्स किसी और को बेच रही हूँ, तभी भी मुझे उस पर स्टैम्प ड्यूटी पे करना है। ये स्टैम्प ड्यूटी भी गवर्नमेंट का इनकम है। तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है शेयर परचेज सेल का, इससे गवर्नमेंट की इनकम बढ़ती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स एंड इन द फॉर्म ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। नेक्स्ट है, शेयर होल्डर को तो फ़ायदा है कि उसको कैश मिल रहा है। मुझे अगर पैसे की अचानक से कोई ज़रूरत पड़ जाती है, मैं ये वेट नहीं कर सकती ना कि कंपनी डिविडेंड देगा, 10 रुपये पे 2 रुपये डिविडेंड देगा तब मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। ऐसा नहीं होता है। मुझे अभी चाहिए और मुझे अभी ज़्यादा अमाउंट चाहिए, तो मैं अपने शेयर बेच के वो कैश ले सकती हूँ। तो एक तरीके से वो जो शेयर्स है वो मेरे एसेट है और वो एसेट को बेच के मैं कैश कमा सकती हूँ। नेक्स्ट है, जो परचेज़र है उसको क्या फ़ायदा है? उसको एक एसेट मिल गई, वो उसके पास एक एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए थे, वो पैसे दे के उसने एसेट ख़रीद ली, तो उसको भी ओनरशिप मिला, उसको राइट्स मिला, फ्यूचर में जो वैल्यूएशन बढ़ने वाली है, उसका अमाउंट बढ़ने वाला है, उसका बेनिफिट मिला। नेक्स्ट है कि शेयर होल्डर को मार्केट वेरिएशन का बेनिफिट मिलेगा। जो मैंने एग्जांपल दिया, मैंने 200 में ख़रीदा था, 400 में दिया, तो वो जो प्रॉफिट हुआ 200 रुपये का, वो मुझे मार्केट वेरिएशन का बेनिफिट मिला है। नेक्स्ट है कि इसमें से जो फंड होते हैं वो इनएफिशिएंट यूनिट से एफिशिएंट यूनिट में ट्रांसफ़र होता है। इसका मतलब अगर कोई कंपनी लॉस कर रही है तो उसके शेयर प्राइसेस ड्रॉप होते रहेंगे। लॉस करने का क्या मतलब है कि वो उसके जो मैनेजमेंट है वो कंपनी को अच्छी तरीके से चला नहीं पा रही है, या फिर वो जो बिज़नेस इटसेल्फ है वो इतना अभी अच्छा काम नहीं कर रहा है। मतलब अगर आप ये सोचो कि कंप्यूटर का ज़माना है और कोई फैक्स मशीन बेच रहा है, तो ऑब्वियसली फैक्स मशीन के इतने सारे कस्टमर होंगे नहीं, तो उस कंपनी को अभी बंद हो जाना चाहिए, या फिर उस कंपनी को कंप्यूटर बेचना शुरू कर देना चाहिए या कोई और टेक्नोलॉजी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन अभी भी वो अगर फैक्स में चला रहा है, इसका मतलब वो कंपनी इनएफिशिएंट है, उसके जो मैनेजमेंट है वो इनएफिशिएंट है, तो उस जो कंपनी है उसके प्राइसेस घटते जाएंगे। तो मैं एज ए शेयर होल्डर क्या करूँगी, मैं उसमें से अपने से पैसे निकाल लूँगी और कोई जो अच्छी कंपनी है, जो अच्छा इनोवेशन ला रही है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, मैं उसमें इन्वेस्ट करूँगी। तो क्या हुआ, जो पैसा है वो इनएफिशिएंट कंपनी में से निकाल के एफिशिएंट कंपनी के पास चला गया। इससे क्या फ़ायदा है कि जो इनोवेशन ला रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, जो मैनेजमेंट अच्छा कर रही है, उसको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है।
नेक्स्ट है कि जब भी शेयर ट्रांसफ़र होता है तो इकोनॉमी भी इंक्रीज़ होती है और जो शेयर मार्केट है वो भी इंक्रीज़ होता है। हम जैसे देखते हैं न्यूज़ में कि बीएससी का इंडेक्स इतना पार हो गया, 20,000 पार हो गया, एनएसई का इंडेक्स इतना पार हो गया, का फिगर इतना है। ये सब एक्चुअली क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका जो वैल्यू होता है, शेयर का जो प्राइस होता है, उसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है। शेयर का जितना प्राइस बढ़ता है, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका इंडेक्स उतना बढ़ता है। उसके बाद शेयर का जितना प्राइस बढ़ेगा, जितना भी शेयर ट्रांसफ़र होगा, उतना पैसा सर्कुलेट होता रहेगा मार्केट के अंदर ही अंदर, एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा जाता रहेगा। इन सब की वजह से शेयर मार्केट इंक्रीज़ होता है और कंट्री का जो इकोनॉमी है वो भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है, हम जब भी फ्री शेयर ट्रांसफ़र होता है, फ्री शेयर ट्रांसफ़र का मतलब ये नहीं है कि विदाउट पैसे के शेयर ट्रांसफ़र, फ्री शेयर ट्रांसफ़र का मतलब है विदाउट रिस्ट्रिक्शन के शेयर ट्रांसफ़र होता है। तो कंपनी की जो लाइफ है वो बढ़ती है, बिकॉज़ वो जो मेंबर्स है वो हो सकता है छोड़ के जाना चाहते हो, तो कंपनी को बंद करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को, वो बस शेयर ट्रांसफ़र अगर आराम से हो जाता है तो कंपनी की लाइफ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। अभी हम एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम प्रोसीजर फॉर शेयर ट्रांसफ़र देख लेते हैं। आप कोई एक टॉपिक इसमें चूज़ कर लो। प्रोसीजर अगर आप बाय हार्ट कर लेते हो तो उसके बाद उसी के जो पॉइंट्स है वो आप प्रोविज़न ऑफ शेयर ट्रांसफ़र में लिख सकते हो, और वही जो पॉइंट्स है वो आप ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी ऑन शेयर ट्रांसफ़र में लिख सकते हो। कोई भी एक चीज़ बाय हार्ट कर लो अच्छी तरीके से, और उसी में से पॉइंट्स निकाल के आप बाकी दोनों क्वेश्चन, दैट इज़ प्रोविज़न ऑन शेयर ट्रांसफ़र एंड ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी, दोनों का आंसर दे पाओगे। तो फर्स्ट चीज़ जो है प्रोसीजर ऑफ शेयर ट्रांसफ़र में, उसमें आपको एक चीज़ पहले ध्यान रखनी है कि जो शेयर्स होते हैं वो दो टाइप के हैं, फिज़िकल शेयर्स एंड डीमैट शेयर्स। फिज़िकल शेयर्स, अभी जो नए शेयर्स जो आईपीओ आते हैं, इनिशियल पब्लिक होल्ड ऑफरिंग्स, उसमें फ़िज़िकल शेयर्स इशू नहीं किए जाते हैं, उसमें सिर्फ डीमैट शेयर्स होते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में फ़िज़िकल शेयर्स हुआ करते थे, तो बहुत से लोग होंगे, थोड़े बहुत लोग होंगे जिनके पास अभी भी फ़िज़िकल शेयर्स थोड़े बहुत पड़े हो, लेकिन वो जो फ़िज़िकल शेयर्स है उसमें ट्रांजैक्शन अभी नहीं होता है। ट्रांजैक्शन आपको कुछ भी करना है तो वो डीमैट अकाउंट के थ्रू ही होगा। लेकिन हमको इसमें जो प्रोसीजर दिया है वो फ़िज़िकल शेयर के ट्रांसफ़र के बारे में प्रोसीजर दिया है, बिकॉज डीमैट अकाउंट के शेयर के ट्रांसफ़र में कोई भी प्रोसीजर नहीं होता है। कौन कौन से प्रोसीजर नहीं होते वो हम बाद में देखेंगे, पहले आप ये समझ लीजिए दो टाइप के हैं, फ़िज़िकल एंड डीमैट। फ़िज़िकल का मतलब है पेपर शेयर सर्टिफिकेट, मतलब आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें कंपनी का नाम लिखा है, आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं, सपोज़ 50 शेयर खरीदे हैं तो ऊपर लिखा होगा कि नंबर ऑफ़ शेयर्स 50, उनका फेस वैल्यू क्या है वो लिखा हुआ है, सीरियल नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या है, 50 है तो 15,001 से लेके 15,050 तक, ऐसा शेयर उसका 15,001 टू 15,050 ऐसे सीरियल नंबर लिखा होगा। उसके अलावा जो फर्स्ट शेयर होल्डर है उसका नाम प्रिंटेड होगा उसमें। उसके अलावा जो बैक साइड है ये शेयर सर्टिफिकेट का, बैक साइड में बहुत सारी जगह दी होगी, वो जगह में जब भी शेयर ट्रांसफ़र होगा तो जो नया मेंबर है उसका नाम लिखा जाएगा। मतलब उसका जो फर्स्ट शेयर होल्डर है वो है ABC, उसने शेयर ट्रांसफ़र किया XYZ को, तो पीछे लिखा जाएगा कि नया शेयर होल्डर है मिस्टर XYZ, और उसको 17/3/2022 को शेयर ट्रांसफ़र हुए थे। उसके बाद XYZ जब किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र करेगा तो उसमें पीछे लिखा जाएगा कि नया शेयर होल्डर है मिस्टर MNO, और उसको ट्रांसफ़र हुआ था दिसंबर 2023 में। तो इस तरीके से पूरा रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा ये जो फिज़िकल शेयर है उसका ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए कंपनी का सील होना उसमें ज़रूरी है। नेक्स्ट है डीमैट शेयर्स। डीमैट मतलब डीमटीरियलाइज्ड का शॉर्ट फॉर्म है डीमैट। और ये शेयर्स कौन से होते हैं, ये फिज़िकली नहीं होते, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। दो डिपॉजिटरी एजेंट है, दैट इज़ NSDL एंड CDSL। NSDL और CDSL के पास सारे डीमैट अकाउंट है, उसके एजेंट्स होते हैं। उसके एजेंट्स कौन है, आप जैसे देखते हो SBI ऑनलाइन है, वो डीमैट अकाउंट चलाता है। ICICI डायरेक्ट डीमैट अकाउंट चलाता है। शेर खान है, ज़ेरोधा है, ज़ेरोधा अभी काफ़ी फेमस है, कुछ टाइम पहले न्यूज़ में ग्रो आया था। ये सब लोग डीमैट अकाउंट जो NSDL और CDSL के एजेंट सॉर्ट ऑफ होते हैं।
वो आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसमें आप ये शेयर परचेज सेल सब कर सकते हो, लेकिन आपका जो मेन डीमैट अकाउंट है वो तो खुलेगा NSDL और CDSL में ही। तो पहले हम देख लेते हैं फिज़िकल शेयर ट्रांसफ़र कैसे होता है। उसके लिए पहले आपको शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म भरना है। शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म आपको स्टॉक एक्सचेंज में से मिल जाएगा, आपको अपने ब्रोकर के पास से मिल जाएगा, कहीं से भी मिल जाएगा। आपको शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म भरना है। ये ध्यान रखिएगा, ये फ़िज़िकल शेयर ट्रांसफ़र के लिए है, डीमैट शेयर ट्रांसफ़र के लिए नहीं है। दिस इज़ फॉर फिज़िकल शेयर ट्रांसफ़र। पहले आपको शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म भरना है, जो कि आप अपने ब्रोकर या स्टॉक एक्सचेंज के पास से ले सकते हैं। उसके बाद आपको उसमें शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म में सारी डिटेल्स भरनी है। आपको अपना नाम भरना है, एड्रेस भरना है, आप कितने शेयर सेल करना चाहते हो, कौन से प्राइस पे सेल करना चाहते हो, और वो शेयर्स का सीरियल नंबर क्या है। उसके बाद आपको उस पर स्टैम्प ड्यूटी, हमने देखा था ना कि गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी मिलता है किसी भी ट्रांजैक्शन पे। तो उस ये जो अमाउंट है, जो टोटल शेयर पे आप बेचना चाहते हो, उस अमाउंट पे कितना स्टैम्प ड्यूटी लगता है वो देखना है। उस पर वो स्टैम्प ड्यूटी एफिक्स करना है। स्टैम्प ड्यूटी एफिक्स करने का मतलब या तो आप रेवेन्यू स्टैम्प लगा सकते हो, या फिर फ्रैंकिंग करके एक सिस्टम होता है जो बैंक करके देती है। आपको वो अमाउंट बैंक को देना है और वो फ्रैंकिंग करके देगी। जो भी सिस्टम हो, आपको स्टैम्प ड्यूटी एफिक्स करवाना है, एक विटनेस का साइन करवाना है, विटनेस का नाम, एड्रेस और ऐसी कुछ डिटेल्स उसमें भरनी है। उसके बाद ये जो शेयर का फॉर्म है, ये शेयर के फॉर्म और आपका जो शेयर सर्टिफिकेट है, इसे आपको परचेज़र को देना है, और परचेज़र इसे शेयर ब्रोकर को देगा। शेयर ब्रोकर इसको कंपनी में सबमिट करेगा। So the purchaser of share himself or through the share broker will deliver the completed transfer form along with the share certificate to the registered office of the company. कंपनी को कहाँ पे भेजेगा? रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगर सपोज़ आपके पास शेयर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट मिला है वो भी आप अटैच कर सकते हो। उसके बाद जो कंपनी है वो आपको एक शेयर ट्रांसफ़र रिसीट देगा। इसका मतलब कि मुझे आपका जो शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म है और शेयर सर्टिफिकेट है वो मिल गया है। ये कंपनी एक सर्टिफाई करेगा। अभी कंपनी ने ट्रांसफ़र अप्रूव नहीं किया है, वो सिर्फ ये बोल रहा है कि मुझे फॉर्म मिल गया है। ये सिर्फ फॉर्म का रिसीट है। उसके बाद जो कंपनी क्या करेगी, वो एक नोटिस निकालेगी। ये नोटिस वो सबको सेंड करेगी। दैट इज़ जो सेलर है, जो परचेज़र है, उन सबको ये नोटिस भेजेगी। ये नोटिस क्यों भेजती है? ताकि कभी कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई फॉर्जरी ना हो। कभी ये होता है कि जो शेयर होल्डर है उसको बेचना नहीं है अपना शेयर्स, किसी ने उसका नकली साइन कर दिया, नकली फॉर्म भर दिया, और किसी रिलेटिव, सपोज़ कोई रिलेटिव चीट करना चाहता है, या घर पे कुछ चोर आ गया, उसने शेयर सर्टिफिकेट उठा लिया और फिर ये वो फॉर्म भर के किसी तरीके से चीट करना चाहता है, तो वो अवॉइड हो सके, इसके लिए जो कंपनी है वो एक नोटिस भेजेगी। अगर किसी भी पार्टी को, दैट इज़ परचेज़र या सेलर को, पता चलता है कि नहीं ये तो फॉर्जरी है या फिर ये धोखा हो रहा है, तो फिर वो विदिन 2 वीक्स कंपनी को इन्फॉर्म कर सकता है। अगर विदिन 2 वीक्स उसने इन्फॉर्म नहीं किया तो कंपनी मान लेगी कि ठीक है, परचेज़र सेलर दोनों इस ट्रांजैक्शन से एग्री कर रहे हैं, और वो आगे बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर में एंट्री करना। हमने पहले ही चैप्टर में देखा था 2 रजिस्टर्स होते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर। तो पहले तो सेक्रेटरी क्या करेगा, शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर में उसकी एंट्री करेगा। उसके बाद क्या करेगा कि जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी तब सेक्रेटरी पुटअप करेगा कि इतने लोग हैं, वो इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स इतने अमाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, और जो परचेज़र है उनका नाम ये है। ये पूरा जो लिस्ट है इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, इसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। एक बार ये जब रेजोल्यूशन पास हो जाता है, उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से पुराने शेयर होल्डर्स का नाम हटा देंगी, और नए जो शेयर होल्डर्स है, जो नए मेंबर्स है, उनका नाम ऐड कर देगी। और इसके बाद वो क्या करेगी, उसको जो शेयर सर्टिफिकेट मिला था शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म के साथ, वो शेयर सर्टिफिकेट में नए जो शेयर होल्डर्स हैं, नए मेंबर्स हैं, उनका नाम लिखेंगे, और फिर ये शेयर सर्टिफिकेट नए मेंबर्स के एड्रेस पे सेंड कर देंगे। So what is the procedure? First, obtain the share transfer form. Next, fill the details in the share transfer form. उसके बाद submit the share transfer form with the share certificate or the share allotment letter.
Next is the company will send the transfer receipt. Company will inform regarding the transfer through notice. Reply objection to if any objection you have to give within 2 weeks. उसके बाद the company secretary will record in the share transfer register. After that, resolution will be passed by the board of directors to approve the transfer of shares. After that, this transaction will be entered in the register of members, and finally the new share certificate will be issued to the new shareholder. अब इसमें क्या होता है, अगर मेरे पास 50 शेयर है और लेकिन मैं सिर्फ 20 शेयर ही ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, बाकी 30 शेयर्स मैं अपने पास रखना चाहती हूँ, तो पहले जो शेयर होल्डर है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को डायरेक्टली देना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मेरे पास ये देखो 50 शेयर का सर्टिफिकेट है, लेकिन इसको मैं स्प्लिट करना चाहती हूँ, इसको मैं 20 शेयर किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, 30 रखना चाहती हूँ, तो आप मुझे ये शेयर सर्टिफिकेट स्प्लिट करके दीजिए। ये एक शेयर सर्टिफिकेट अपने पास जमा कर लो और इसके बदले मुझे 2 अलग अलग शेयर सर्टिफिकेट दो। तो कंपनी सेक्रेटरी वही करेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी, उसको 2 शेयर सर्टिफिकेट मिलेंगे, एक शेयर सर्टिफिकेट 20 शेयर्स का और दूसरा 30 शेयर्स का। उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर है शेयर ट्रांसफ़र करने का, वो सब बाकी सब सेम रहेगा। तो अब जब मैं शेयर ट्रांसफ़र करूँगी तो वो जो 20 शेयर्स का शेयर सर्टिफिकेट है, सिर्फ वो शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म के साथ अटैच करके वापस कंपनी को परचेज़र सबमिट करेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि डीमैट शेयर्स को जब ट्रांसफ़र करना होता है तो उसका प्रोसीजर क्या है। उसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। डीमैट अकाउंट आपके NSDL CDSL में रहेगा। आपको जब भी ट्रांसफ़र करना है, जो सेलर है वो डायरेक्ट परचेज़र को ट्रांसफ़र कर देगा। इसमें कंपनी का कोई भी रोल नहीं होता है। कंपनी को कोई अप्रूवल नहीं करना, कंपनी को किसी रजिस्टर में एंट्री नहीं करना, उसको कुछ नहीं करना है। सिर्फ NSDL CDSL एक उसको लिंक देगा, कंपनी को एक वेब पेज देगा। जो भी आपके शेयर होल्डर्स में चेंजेस हो रहे हैं, जब सेलर परचेज़र को दे रहा है तो पुराना जो सेलर है उसका नाम शेयर होल्डर लिस्ट में से निकल जाएगा, नए बंदे का नाम ऐड हो जाएगा, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और कंपनी को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए एक वेब पेज का लिंक दिया जाता है, जिसमें वो सिर्फ वॉच रख सकता है कि नया शेयर होल्डर कौन है और पुराना कौन सा शेयर होल्डर निकल गया। इसके अलावा इसमें कंपनी का कोई भी रोल नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फॉर्म आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा स्टैम्प ड्यूटी है या ब्रोकरेज है, वो जब आप परचेज़ और सेल कर रहे हो तब इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ही आपके अकाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा। जो परचेज़र है वो जब पेमेंट करेगा तब वो जो पेमेंट का अमाउंट है उसमें ब्रोकरेज का अमाउंट, स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट सब कुछ ऐड होके ही आपके पास से डिडक्ट होगा। तो हमने प्रोसीजर ढंग से समझ लिया। अब इसी प्रोसीजर को हम प्रोविज़न में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रोविज़न में क्या क्या है, पहली चीज़ तो शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म होना चाहिए, तो वो प्रिस्क्राइब फॉर्म होना चाहिए, आपको सारे डिटेल्स भरने चाहिए, वही है आपका प्रोविज़न। नेक्स्ट है शेयर सर्टिफिकेट या शेयर अलॉटमेंट लेटर, आपको ट्रांसफ़र फॉर्म के साथ भरने हैं। अनपेड कॉल्स नहीं होने चाहिए, अगर कोई अनपेड कॉल्स है तो फिर कंपनी मना कर सकती है शेयर ट्रांसफ़र के लिए। ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन हो सकता है, जब कंपनी आपको नोटिस दे रही है तो आपको 2 वीक्स का या फिर 14 डेज़ का टाइम है ऑब्जेक्शन रेज़ करने के लिए। अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है तो आप एक ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आप एग्री करते हो तो आपको कुछ भी एप्लीकेशन या कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस। इसका मतलब है कि अगर शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म ढंग से फिल है और साइन है, लेकिन उसके बाद वो खो गया, कैसे भी हो सकता है परचेज़र ने कंपनी को दिया हो, कंपनी के पास से मिसप्लेस हो गया, या फिर परचेज़र ने ब्रोकर को दिया हो, ब्रोकर ने मिसप्लेस कर दिया हो, कुछ भी रीज़न हो सकता है। लेकिन वो शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म के साथ प्रॉब्लम क्या है, आपने साथ में ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट लगाया हुआ है ना, तो आप फिर उसको वापस रिकवर कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको एक क्लैरिफिकेशन देना है डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी को। क्लैरिफिकेशन देने का मतलब एक सॉर्ट ऑफ रिक्वेस्ट लेटर देना है कि भाई हमने तो भरा था, हमने सबमिट भी किया था, और लेकिन हमारा खो गया है और हमने वो उसके साथ हमारा ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट अटैच था, तो हम
मिल नहीं पा रहा है अभी, तो आप प्लीज़ हमको नया शेयर सर्टिफिकेट दे दीजिए या फिर हमारे ये ट्रांजैक्शन अप्रूव कर दीजिए और नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए। तो डायरेक्टर अपने जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, जो ट्रांजैक्शंस है, वो सब वेरीफाई करेगा अपने खुद के रिकॉर्ड्स में से, और फिर इसकी बात अगर सब सही लगा तो मान लेगा। नेक्स्ट है लियन राइट्स। हमने देखा था कंपनी के पास लियन होता है। अगर कोई भी रीज़न हो, अगर अनपेड कॉल्स हो या फिर कोई यूजुअली अनपेड कॉल्स होते हैं, तब कंपनी लियन रखती है। लियन का मतलब है वो आपके थोड़े राइट्स रिस्ट्रिक्ट करती है। वो राइट्स कौन से रिस्ट्रिक्ट करती है? वो शेयर ट्रांसफ़र के राइट्स भी रिस्ट्रिक्ट करती है। नेक्स्ट प्रोविज़न है स्टैम्प ड्यूटी का। स्टैम्प ड्यूटी पे करना है जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर। उसके बाद है जो न्यू शेयर होल्डर है उसको नया नहीं, जो पुराना शेयर सर्टिफिकेट है उसमें उसका नाम चढ़ा के दिया जाएगा। उसके बाद है रिजेक्शन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, शेयर ट्रांसफ़र। शेयर ट्रांसफ़र को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। कौन रिजेक्ट कर सकता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी भी रिजेक्ट कर सकता है, या फिर कोई कोर्ट है वो भी उसको रिजेक्ट कर सकती है, और वो किसी भी रीज़न की वजह से वो रिजेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविज़न होना चाहिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होना चाहिए कि शेयर ट्रांसफ़र किस तरीके से होगा, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, और उसमें जो प्रोसीजर लिखा हुआ है वो सारे प्रोसीजर मानने पड़ेंगे या फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। ओरिजिनल शेयर होल्डर्स का नाम निकालो, नए शेयर होल्डर्स का नाम ऐड करो। और फिर है राइट ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब जो पुराना शेयर होल्डर है उसके राइट ऑफ डिविडेंड ख़त्म हो गया, उसको अब कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, और जो नया पर्सन है उसको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन सपोज़ आपका शेयर ट्रांसफ़र इन प्रोसेस है, मतलब आपने एप्लीकेशन फॉर्म तो दे दिया लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, और उसके बीच में शेयर डिविडेंड या तो क्या कहते हैं उसको डिक्लेयर हो गया है, तो फिर जो पुराना शेयर होल्डर है उसको शेयर डिविडेंड मिलेगा जब तक अप्रूवल नहीं हुआ है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल हो गया उसके बाद नए शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। नाउ अगर कोई सिंगल पर्सन कंपनी है, इसका मतलब कोई ऐसी कंपनी है जिसमें सिर्फ एक ही मेंबर है, ठीक है, तो वो एक मेंबर अपना शेयर कैसे ट्रांसफ़र करेगा? वो अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकता इन मोस्ट केस। वो अपना शेयर कब ट्रांसफ़र होगा उसका शेयर? जब उसकी डेथ हो जाती है। तब क्या होगा कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो जो नॉमिनी है, जो सिंगल पर्सन है, जो वन मेंबर है, उसने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा होगा, उसमें किसी बंदे को उसने अपना वारिस बताया होगा कि मेरे डेथ के केस में मेरा जो शेयर है वो मेरे बेटे को मिलना चाहिए या मेरी बेटी को मिलना चाहिए। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो उसके बेटे या बेटी जो भी उसका नॉमिनी है उसको इन्फॉर्म करेगा कि देखो ऐसा इवेंट हुआ है और अभी हम शेयर्स, ये सामने से ही होगा, नॉमिनी को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनी को बोलेंगे कि हम जो ओरिजिनल सोल मेंबर है उसके शेयर्स आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और जो ओरिजिनल सोल मेंबर है उसके जो भी राइट्स थे, जो भी लायबिलिटीज़ थी, वो सारे राइट्स, सारे लायबिलिटीज़, सब कुछ नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो गए। इसके बाद जो नॉमिनी एक बार मेंबर बन गया उसके बाद उसे भी एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और अपना नेक्स्ट नॉमिनी चूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके प्रोविज़न ऑफ शेयर ट्रांसफ़र। अभी हम इसमें से ही हम ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी भी निकाल सकते हैं। उसका ड्यूटी क्या है? पहले तो उसको जब शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म मिला तो उसको वेरीफाई करना है। यू हैव टू वेरीफाई द शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म, यू हैव टू वेरीफाई द शेयर सर्टिफिकेट कि शेयर सर्टिफिकेट ओरिजिनल है कि नकली है। नेक्स्ट है ये जो शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म है उस पर स्टैम्प ड्यूटी, फ़ीस, वो सब सही लगा है कि नहीं। उसमें क्राइटेरिया होता है कि 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो 5 रुपये का रेवेन्यू स्टैम्प लगेगा। अगर ट्रांजैक्शन का अमाउंट इतने अमाउंट से ज़्यादा है तो इतने अमाउंट का स्टैम्प ड्यूटी लगेगा। तो आपको देखना है कि जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है उतने अमाउंट का स्टैम्प ड्यूटी लगा है या नहीं लगा है। तो स्टैम्प ड्यूटी और फीस बराबर है कि नहीं है, सफिशेंट है कि नहीं है, वो कंपनी सेक्रेटरी को वेरीफाई करना है। उसके बाद विटनेस का सिग्नेचर सही है कि नहीं है, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो वेरीफाई करना है। फिर शेयर ट्रांसफ़र का फॉर्म जब मिल जाता है कंपनी को तो कंपनी को एक रिसीट देनी है। वो रिसीट देना कंपनी सेक्रेटरी का काम है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग बुलाना, उसमें रेजोल्यूशन पास करवाना, वो कंपनी सेक्रेटरी का काम है। उसके बाद शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर में एंट्री करवाना,
और रेजोल्यूशन पास होने के बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री करवाना, नोटिस देना, दोनों परचेज़र और सेलर को नोटिस देना कि आपके शेयर ट्रांसफ़र का फॉर्म रिसीव हुआ है, ये भी कंपनी सेक्रेटरी का काम है। उसके बाद ये सब कुछ जब शेयर ट्रांसफ़र अप्रूव हो जाता है, उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट में नए शेयर होल्डर का नाम डालना, ये भी कंपनी सेक्रेटरी करेगी। उसके बाद ये जो शेयर सर्टिफिकेट है वो नए शेयर होल्डर को पहुंचाना, मतलब पहले नाम तो उसको डालना है, वो वेरीफाई करना है, और फिर ये शेयर सर्टिफिकेट नए शेयर होल्डर को पहुंचना भी चाहिए, ये भी उसको वेरीफाई करना है। और फाइनली आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के सारे प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं सही से, ये वेरीफाई करना भी कंपनी सेक्रेटरी का काम है। तो आपके टेक्स्ट बुक में क्या है, सारे ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी ऊपर नीचे दिए हैं, बट आप प्रोसीजर बाय हार्ट कर लो, और प्रोसीजर जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में आप उसको ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी भी लिख सकते हो। प्रोसीजर में पहला क्या था, शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म से रिलेटेड था ना। तो कंपनी सेक्रेटरी का काम है कि शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म को वेरीफाई करे, उसमें जो सिग्नेचर ऑफ विटनेस है उसको वेरीफाई करे, स्टैम्प ड्यूटी और फीस सफिशेंट है या नहीं उस चीज़ को वेरीफाई कीजिए। उसके बाद शेयर ट्रांसफ़र कंपनी को रिसीव हुआ है उसका रिसीट देना है, वो कंपनी सेक्रेटरी करेगा। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी नोटिस देगा सेलर और परचेज़र को कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो हमें बताइए। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर में एंट्री करेगा। उसके बाद वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग कॉल फॉर करेगा और एक रेजोल्यूशन पास करवा के ये शेयर ट्रांसफ़र को अप्रूव करवाएगा। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इसकी एंट्री करेगा। उसके बाद वो जो शेयर सर्टिफिकेट था उसमें नए शेयर होल्डर का नाम इंसर्ट करेगा। उसके बाद ये जो शेयर सर्टिफिकेट है वो नए शेयर होल्डर को सेंड करेगा। तो ये इस तरीके से, और फाइनली जो है कि आपको सारे प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस फॉलो करने हैं कंपनी सेक्रेटरी को। तो इस तरीके से आप जो प्रोसीजर का फॉर्मेट है उसी प्रोसीजर को आप बाय हार्ट कर लीजिए, और उसी ऑर्डर में आप प्रोविजंस को लिखिए, और उसी ऑर्डर में आप ड्यूटीज़ ऑफ सेक्रेटरी को भी मेंशन कीजिए। तो इसके साथ हम ये पार्ट कंप्लीट करते हैं, बिकॉज चैप्टर ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है ये वाला सेशन। तो हम नेक्स्ट सेशन में ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स देखेंगे। थैंक यू।